लेकिन 10 साल के बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो भी एक सच्चाई है। असल मुद्दे पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आप किसी के साथ गठबंधन तो नहीं करते हैं, लेकिन आपने इस बार खुराफाती ये की है कि आपने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है। आज सुबह फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पर थे। इंजीनियर रशीद से लेकर जितने इंडिपेंडेंट्स, पहले फेज में 92 इंडिपेंडेंट्स, दूसरे फेज में 122 इंडिपेंडेंट्स, वो कह रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को कश्मीर में आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट्स को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं ताकि एनसी यानी अब्दुल्ला साहब की पार्टी और मुफ्ती जी की पार्टी पीडीपी दोनों को आप पीछे कर सके। मतलब एंटी बीजेपी वोट्स बट जाए, ये आपकी स्ट्रैटेजी है क्या? भी सच पूछिए तो कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये बात सुन के बड़ा आनंद महसूस होता है, क्योंकि ये प्रतीक है पराजय का। सच स्टेटमेंट्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो पार्टी, जो दल, जो उम्मीदवार कॉन्फिडेंस के साथ जीत रहा है वो इन बातों में नहीं उलझता। लेकिन इनको लग रहा है कि हार रहे हैं, तो इसलिए इनको प्रॉक्सी भी दिखाई दे रहा है, बी टीम भी दिखाई दे रही है। क्या इंजीनियर रशीद आपकी प्रॉक्सी हैं क्या? हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी बैसाखियों की और प्रॉक्सियों की उनको ज़रूरत पड़ती है जिनमें अपनी क्षमता ना हो। बल्कि इनसे सवाल करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एनडीए का हिस्सा रही, और जब तक एज लॉन्ग एज दे वर एंजॉइंग द लोस एंड फिशेज ऑफ ऑफिस, इनको यूनियन मिनिस्टर थे बड़े अब्दुल्ला साहब, और छोटे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद पीडीपी भी गठबंधन में रही। दोनों के साथ रिश्ता किया है, निभाया नहीं, ये अलग बात नहीं, वो भी गलत है, दैट इज ऑल्सो हाफ ट्रू। बल्कि जब हम पीडीपी छोड़ करके बाहर आए हैं गठबंधन में, वो भी बात बहुत कम मीडिया में आई, जैसे 6 साल और 5 साल वाली बात। आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया दिस इज ओनली सिंगल वन इंस्टेंस वेयर वी वॉलंटरली वॉकड आउट ऑफ कोलिशन। देयर वाज नो कंपल्शन, देयर वाज नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक। लेकिन हमें लगा कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हमने वो न्यूनतम कार्यक्रम बनाया था, मे बी हम उसका सही माने में ईमानदारी से पालन नहीं कर पा रहे इस गठबंधन के वजह से। सो वी टुक an ideological stand, and simply purely for ideological reasons we walked out of a coalition which has never happened in the history of independent India or a democratic India. तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो स्टैंड है, मौक़िफ़ है, कभी नहीं बदला। अभी जैसे आपने कहा कि 370, तो हमारा जो पहला मैनिफेस्टो सन 1952 में हमने जब चुनाव लड़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, तब से 370 हमारे मैनिफेस्टो में था। बल्कि हमारा तो मजाक बन गया था जब हमारे कार्यालय से ये घोषणा होती है कल बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा, तो कांग्रेस वाले कहते थे कि हाँ हमें तो पता है क्या होगा, कि लिखेंगे 370 हटाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन जब हमारे पास उस प्रकार की स्थिति बनी, जब व्हेन वी हैड अ फुल मेजॉरिटी, इट वाज डन। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे जो नीति है और हमारा जो मैनिफेस्टो है, या जो हमारे मुद्दे रहे हैं, उसमें एक निरंतरता भी रही है, उसमें निष्ठा रही है। देयर हैज बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कन्विक्शन। लेकिन मंत्री जी देखिए, जम्मू का इलाका ऐसा है जिसमें आप 14 में भी जब चुनाव लड़े 25 सीटें आपने हासिल की, 19 में चुनाव नहीं हुआ, आपने 5 अगस्त 2019 को यहाँ से 370-35 से हटाया, अब चुनाव हो रहा है, अब वहाँ की सीटें विधानसभा की इस बार बढ़ा दी गई हैं, 43 हो गई हैं। कश्मीर को अगर आप आइए तो यहाँ पर आप अभी भी लोकसभा चुनावों में लड़े ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं। आप कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो फिर वो सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में, जहाँ उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, 35 से हटाया, वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ती? नहीं, ऐसा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होना एक बात है, चुनाव कहाँ लड़ना, कैसे लड़ना, वो दूसरी बात है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रेटजी। अब वो तो कल ये भी पूछा जा सकता है कि ये सो कॉल्ड जो इंडिया गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, ये कई जगह दोनों खड़े हैं, तो ये क्यों हो रहा है? वो कहेंगे सही साहब हमारी 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट है। वो ये कहेंगे साहब ये इसलिए हो रहा है कि हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, जो जीतेगा वो हमारा। पर सीट शेयरिंग हो गई है, 32 पर कांग्रेस, 51 पर एनसी। यकीनन, लेकिन साथ में ये भी है। तो कहने का तात्पर्य एक स्ट्रेटेजाइज्ड तरीके से इलेक्शन में हमेशा जाया जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कहाँ इलेक्शन लड़ा, और ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होता है। कुछ सीटें हम छोड़ देते हैं, कुछ हम लड़ते हैं, कुछ हमें लगता है कि यहाँ फॉर सर्टेन अदर रीजंस विच विल बी डिफाइंड व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम कम्स, हम इसमें अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे। 25 मुस्लिम कैंडिडेट्स आपने इस बार खड़े किए हैं। क्या हम ये माने कि आपके मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का ही एक्सटेंशन है
कि आप बाकी देश में तो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, यहाँ पे मेजॉरिटी है वो, तो इसलिए आप उनको टिकट दे रहे हैं, या फिर यहाँ के बाद आप बाकी देश के हिस्सों में भी मुस्लिम्स को टिकट देंगे? क्या सोच है इसके पीछे? नहीं, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग में और कांग्रेस पार्टी या जो दूसरी ये जो फैमिली सेंट्रिक पार्टीज़ हैं उनकी वर्किंग में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पर सीट केवल ये देख कर नहीं दी जाती कि फ़लाँ हिंदू है कि फ़लाँ मुसलमान है, वो भी समीकरण रहते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी है, हमारे सर्वेज भी होते हैं, और यहाँ पर जब मैंडेट दिया जाता है तो नीचे से नाम पैनल के आते हैं, मंडल से, फिर ज़िला स्तर, फिर प्रदेश स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड। ऐसा नहीं है कि रसोई घर में फैसला हो जाता है, ये खाने के मेज़ पर हो जाता है कि डाइनिंग टेबल पर माँ बेटे ने सलाह की और फलां को यहाँ खड़ा करते हैं, फलां या बाप बेटे ने की। यहाँ पर एक जिस प्रकार से बाहर हम लोकतंत्र का पालन करते हैं, इसी प्रकार भीतरी कामकाज में भी लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन होता है, और उसके तहत जो नाम निकल करके आते हैं वो आते हैं अभी। और ये हिंदू मुसलमान की तो बात है ही नहीं, कतई नहीं है, ये कांग्रेस ने ही फैलाई। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी हमें बदनाम करने के लिए कहा गया था कि साहब अगर बीजेपी वाले आएंगे आपका खान पान में छेड़छाड़ करेंगे, आपके पूजा करने की प्रथा में छेड़छाड़ करेंगे। अब यहाँ देखिए, बस्तियों की बस्तियाँ यहाँ पर आप देखेंगी, जब आप जाएंगी, कच्चे मकान पक्के में तब्दील हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी ने नहीं पूछा घर हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि ठाकुर है, बल्कि ऐसी ऐसी बस्तियां के पूरे मोहल्ले जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं दिया था, वो भी पक्के हो गए। कहने का तात्पर्य ये, तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि मोदी जी ने एक नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है, विच इज़ अबाउ वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूशन। एक नई तरह की तहजीब, एक जो नई जमहूरी तहजीब, जिसमें जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो पहुँचे, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। ये तो कांग्रेस का था कि अगर वो पानी की पाइपें भी बिछाते थे तो वो मोहल्ला छोड़ देते थे जहाँ से वोट कम आता था, ताकि उनको तंग किया जाए थोड़ा सा। आप नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, ईमानदारी से। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे, नहीं एक सेकेंड, आप देखेंगे इसी कश्मीर में जहाँ आप कह रही हैं हमें वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिलता है, यहाँ पर भी आयुष्मान सैचुरेशन 100%, PM आवास योजना ऑलमोस्ट 100%। अगर वोट का करना होता तो हम छोड़ देते कि साहब यहाँ से तो वोट नहीं मिला, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। इनफैक्ट यही तब्दीली लाएगा आने वाली पीढ़ी में कि ये तरीका है सही राजधर्म का। इस बार बीजेपी की लिस्ट कौन बना रहा था सर? एक लिस्ट आती थी, फिर वो लिस्ट पीछे लो, एक दो नाम रूट गए, फिर एक दो लिस्ट नाम डाल के फिर लिस्ट बाहर आता था, फिर भी आपके 2 फॉर्मर डेप्यूटी CM को आपको पार्टी में पोजीशंस देनी पड़ी। मतलब क्या इस बार नहीं एप्लीकेशन नहीं था, क्या था? ये देखिए, एक्चुअली ये इस बात को 2 तरीके से कहा जा सकता है। अगर मैं आपकी कुर्सी पर बैठूंगा मैं वही कहूंगा जो आप कह रही हैं, क्या इस पत्रकार में ये कहेंगे कि वो 2 रूट के आपने बनाया। हाँ। और अगर मैं यहाँ बैठूंगा या आप यहाँ बैठेंगे तो हम ये कहेंगे ऐसा नहीं किया, दोनों हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनका भी हमने उपयोग करना था, उनको हमने कुछ दायित्व दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दीज इंटरप्रिटेशंस आर डन बिकॉज दे गो वेल विद द सेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, चूँकि यहाँ वंशवाद है ही नहीं, यहाँ भाई भतीजावाद भी नहीं है, और इसलिए अगर जहाँ किसी को कोई काम दिया जाता है तो उसकी उपयोगिता के हिसाब से, उसकी प्रतिभा के हिसाब से, उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके। ठीक है। अगर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी जी। किसके साथ बनेगी? अरे साथ की जरूरत ही नहीं रहेगी, नहीं, वो तो अकेले में बनेगी। आपका रिश्ता तो दोनों के साथ रहा है ना, बारी बारी से। रिश्तेदारी है, दोनों लेकिन में से ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन लग रहा है? रिश्तेदारी है, लेकिन सरकार अपनी ही रहेगी। अपनी सिर्फ बीजेपी के या इंडिपेंडेंट्स वाले, वही जो? अरे देखिए, हाँ, इसमें अभी तो वो बात तो बड़ी काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल रहेगी बात करना, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है तो हम उसको इनकार तो नहीं करते, तभी तो वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। लेकिन एट द सेम टाइम वी डोंट डू दिस फॉर अ बार्गेन। अगर हमारे यहाँ कोई आता है ज्वाइन करने तो हम ये नहीं कहते भाई तू ज्वाइन कर रहा है, तुझे हम मंत्री बनाएंगे, तुझे टिकट बनाएंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और वैसे ही संगठन में काम करते हैं, और इस तरह से अगर कोई आकर हमें हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के, हमारी निष्ठा से प्रभावित होकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हमें समर्थन देता है, हमारे इस कारवां का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसका स्वागत है तो वो देश का ही नागरिक। राहुल गांधी 2 बार जम्मू कश्मीर में दौरे पर आए हैं और उन्होंने बहुत आक्रमण किया है आपकी सरकार पर। वो कह रहे हैं कि हमने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है, हमने उनको पीछे कर दिया है। जो वो लोगों को डराते थे एजेंसीज के नाम पर, वो मिनटों में, सेकंड्स में वो डर
रिजल्ट आते ही खत्म हो गया, ऐसा है अब क्या? इसमें एक बड़ी रोचक बात यह है रंजना जी कि भले ही राहुल ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने लोगों का कॉन्फिडेंस दूर कर दिया, लेकिन इतना तो उनको मानना पड़ेगा कि उनका कॉन्फिडेंस हमने बुलंद कर दिया। ये अब आपके वो लिए अच्छी बात है, अब बुरी वो बात है? बेबाक होके निडर होकर के लाल चौक जाके आइसक्रीम खाते हैं, होटल ललित में ठहरते हैं, शाम को मूड करता है कोई कहता है कि आदूज में कबाब बड़ा अच्छा बनता था, यकायक उड़ जाते हैं प्रायर इन्फॉर्मेशन दिए बगैर। ये हौसला, ये कॉन्फिडेंस कि सिक्योरिटी के बगैर मैं कहीं भी घूमूं, ये मोदी जी ने दिया। जब इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, यहाँ भी सरकार थी, तब तो ये सिक्योरिटी कवच के अंदर बंधे हुए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, इतना साहस नहीं था। और इस बात की तस्दीक मैं नहीं कर रहा, सुशील सिंधिया जी ने कही जो उनके गृह मंत्री थे। तो हमने इनका कॉन्फिडेंस बुलंद किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि 20-30 सीटों की कसक रह गई, वरना हम सरकार में रहते और ये लोग जो आज सत्ता में हैं ये जेल में होते। नहीं, अभी ऐसा है कि ये तो उनका कहना है, लेकिन फैसला तो जनता ने करना है। और वो जिस तरह की बातें कही जा रहे हैं, और वो जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई रैशनल नहीं, जिसका कोई धरती पर कोई उसका कोई प्रमाण नहीं, तो मुझे लगता है इस बातों का उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर और मैं बीजेपी तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का और मोदी सरकार का ये रहा है, राइजिंग अबव पार्टी लाइन्स। एक सेकंड के लिए हम भूल जाएं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के, या खड़गे साहब भी भूल जाएंगे वो किस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का ये रहा है कि आज यहाँ पर खुली फिजा में 50-60% मतदान हो रहा है, 80% DDCs में हुआ, जबकि यहाँ सिर्फ 8-10% होता था। और दुनिया को आदत पड़ गई थी कि जम्मू कश्मीर का चुनाव है तो मतलब 8%। तो जो लोकतंत्र को यहाँ पर स्थापित करना, उसका पुनर्जन्म करना, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर डॉक्टर साहब एक वरिंग ट्रेंड भी तो है, 2 वरिंग ट्रेंड्स हैं जिस पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो कश्मीर में हम कई घटनाएं देखते थे, टारगेटेड किलिंग, हालांकि यहाँ भी हमने देखा, चाहे वो दूसरे राज्यों के मजदूर हो या फिर सेना हो। जम्मू में टेरर शिफ्ट हो गया, वहां पर आतंकी घटनाएं साथ, ये कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, वो शिफ्ट हुआ भी और अब एलिमिनेट भी हो गया। ये सच है कि जब यहाँ पर दबाव पड़ा आतंकियों पे तो उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट करने का प्रयास किया, व्हेन दे फेस द हीट। लेकिन उसके बाद तो जो हमारे सेना दल और अर्ध सेना दल है, दे रिवाइज देयर स्ट्रेटजी विच ऑफ कोर्स कांट बी डिस्कस्ड इन पब्लिक, बट एज ए रिजल्ट ऑफ द रिवाइज स्ट्रेटजी दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। और अब धीरे धीरे उसका भी समापन हुआ। और ये दीज वर द मिलिटेंट्स, द टेररिस्ट ऑन द रन, जो वहाँ शिफ्ट हुए। बट कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो वी हैव द एविडेंस टू से दैट दिस इज द लास्ट फेज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, पॉसिबली इट्स फेनिंग आउट। एंड ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं है या आपके कहने से नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा टेस्टिमनी, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है जो हमारे 2-2.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। अब जब कोई टूरिस्ट यहाँ आता है तो वो केवल इसलिए नहीं आ जाएगा कि मोदी जी ने कहा या सरकार ने कहा या बीजेपी ने कहा या किसी मीडिया ने कहा है। अगर वो बाल बच्चे लेकर के यहाँ आता है तो वो पहले फ़ोन लगा के पूछेगा अपने किसी कुलीग को, अपने किसी विभाग में काम करने वाले वहाँ के कर्मचारी को कि भैया मैं वहाँ आ रहा हूँ बाल बच्चों को लेकर के, क्या माहौल ठीक है कि नहीं है। He will not go by what anybody says because nobody is going to put at stake his or put at risk his own children, his family and his spouse. तो वो कहकर के जब 2.5 करोड़ यहाँ लोग आते हैं, पहली बार होम टूरिज्म के लिए यहाँ मकान खत्म है। और जम्मू कश्मीर में, खासतौर कश्मीर घाटी में, होम टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं रहा हुआ करता था। यहाँ हाउस बोट्स में रहना लोग पसंद करते हैं, हट्स में रहना पसंद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में होम टूरिज्म होता था। पिछले साल पहली बार इतना रश पड़ा कि होम टूरिज्म की नौबत आ गई और घर भी खाली हो गए। तो मुझे लगता है दैट इज द बिगेस्ट एविडेंस ऑफ militancy having been weaned out. दूसरा जो वारिंग ट्रेंड जिस पर मैं सवाल करना चाह रही थी, आप कहते हैं कि देखिए इतना लोग आए, बढ़ चढ़कर वोटर टर्नआउट लगभग 3-4 डेकेड के बाद इतना ज़्यादा बड़ा। बारामूला, अनंतनाग में तो भारी तादाद में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वोटिंग का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वोटर टर्नआउट अनुच्छेद 370-35 से हटने के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, जिससे मैं सवाल पर आ रही हूँ। क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद 2 लाख के मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को हराता है, और इंजीनियर रशीद पर आप जितना भी इस वक्त ताली बजाएं क्योंकि उमर अब्दुल्ला को हराया है, लेकिन वो हार्ड लाइनर है, वो ऑटोनॉमी की बात करने वाला व्यक्ति है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। वो चाहते हैं कि रायशुमारी हो यहाँ पर फिर से, वो अनुच्छेद 370 मतलब एकदम हार्ड लाइन को वो टो करते हैं। ऐसे लोग अगर इस बार भी इतने इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं और वो कट्टरवाद, हार्ड लाइनर्स चुन कर आते हैं,
ये तो बहुत वरिंग ट्रेंड होना चाहिए, बहुत चैलेंजिंग स्थिति होगी। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पहले जब इलेक्शन होते थे गुस्सा तब भी होता था, निराशाएं तब भी थी, एंटी इनक्यूबेंसी भी रहता था, सब कुछ रहता था, लेकिन वोटर टर्नआउट फिर भी 8% होता था। इसका अर्थ ये हुआ कि उस तरह का माहौल नहीं था कि लोग अपने आप को महफूज नहीं करते थे कि हम जा कर के वोट डाल सके। आज वो नहीं रहा। अब दूसरा मुद्दा है कि किस कारण होता है। तो कारण कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपना रोष प्रकट करने आए हैं। कारण ये भी हो सकता है कि अपनी आकांक्षा प्रकट करने आते हैं। ये आकांक्षाएं जो दबी हुई थी, जो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं, उनका इजहार करने आए हैं। अब आकांक्षा किसकी क्या है, दैट इज़ एन इंडिविजुअल इशू। कोई हो सकता है कि इस वंशवाद के खिलाफ भी वोट हो, क्योंकि ये जो ऑटोनॉमी की बात आपने की, अब इसी बात को इंजीनियर रशीद की तो अलग बात हुई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी कहते रहे सेल्फ रूल। अब सेल्फ रूल का अर्थ क्या है? अब हमें तो ये समझ आता है कि सेल्फ रूल वो है कि जो जिसका जन्म धरती से हुआ हो। तो जो धरती से ही ना जन्मा वो सेल्फ रूल क्या है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में डाला है। तो जैसे वो गालिब कहता है जो आँख ही से ना टपका वो लहू क्या है? तो इनको कहाँ से सेल्फ रूल दिख गया? जब इन्होंने डीडीसी के चुनाव नहीं करवाने दिए, जब इन्होंने पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए, 73-74 अमेंडमेंट नहीं दिया, तो सेल्फ रूल कहाँ से हुआ? सेल्फ रूल तो मोदी जी ने दिया, डीडीसी भी किया, 73-74 अमेंडमेंट मिला। अच्छा, दूसरा कहता था ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तियारी। अब खुद मुख्तियारी किसकी? जब आम नागरिक अपने आप को खुद मुख्तियार नहीं समझ रहा, तो आप किसको खुद मुख्तियार करें? अपने आप को। फिर गालिब याद आ गया, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन आसमां क्यों हो। तो खुद मुख्तियार तो वो खुद हो गए। तो ये तो तो कहने का मतलब है कि मैनिफेस्टो में है हाँ, कि साल 2000 में जो लेकिन इसी प्रस्ताव की वो आड़ लेकर आए में थे इन उसे इन फिर से शब्दों लाएंगे। के जाल में वो यहाँ के लोगों को गुमराह करते रहे। मैं तो ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा गुमराह अगर किया है तो कश्मीर घाटी के अवाम को किया है।